हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत है आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के बाई वीकली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीक के, और साथ ही साथ एक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पुराना है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट विच इंस्टीट्यूट रैंक द टॉप इन द NIRF रिपोर्ट। तो NIRF रिपोर्ट में कौन से इंस्टीट्यूट सबसे टॉप में है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा जानेंगे हम राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये कौन से जस्टिस ने ये जजमेंट दिया और क्यों कहा, इसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे द फर्स्ट सेरो सर्वे रिपोर्ट ऑन कोविड-19 स्प्रेड, कौन से मेडिकल इंस्टीट्यूट ने इसे जो है रिलीज़ किया और कहाँ कहाँ इस सर्वे को कंडक्ट किया गया और क्या है ये सेरो सर्वे, इसे हम जानेंगे। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट डे एंड डेट के कॉलम में आज 12 जून कौन सा डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस डे को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ टाइम मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट वुमेन में जो रिपोर्ट प्रोड्यूस किया, उसमें सबसे भारत के 2 ऐसी महिलाओं का भी नाम शामिल किया गया है उन ग्रेटेस्ट वुमेन में। तो भारत की वो कौन सी 2 महिलाएं इन 100 ग्रेटेस्ट वुमेन की लिस्ट में शामिल होती है टाइम मैगजीन के, इसे हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यस फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, which education institute has been ranked as the best higher educational institute in the country according to the NIRF। तो NIRF के हिसाब से according to NIRF इंडिया में कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है टॉप 10 की रैंक में फर्स्ट हुई है। तो इनमें से सबसे फर्स्ट, आज का ये क्वेश्चन मैंने मल्टीपल चॉइस नहीं लिया, डायरेक्ट हम आंसर डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है स्पेशली UGC नेट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चंस जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो इसका आंसर है IIT मद्रास जो है वो सबसे फर्स्ट पोजीशन होल्ड करती है। इसके अलावा सेकेंड पोजीशन गोज टू IISc Bengaluru and the third position goes to IIT Delhi, and the report of this NIRF was released on 11 June 2020. This means that yesterday this report is released by whom? This report is released by Mr. Nishank, MHRD Minister. And among the medical institute, the topmost is, that is the first position goes to All India Institute of Medical Education, second position goes to Postgraduate Institute of Medical Education and Research Chandigarh, and the third position is held by Christian Medical College Vellore, which is popularly known as CMC. Now about the top 10 institute. So among the top 10 institutes, 7 Indian Institutes of Technology, Indian Institute of Science and Jawaharlal Nehru University यानी JNU and Banaras Hindu University BHU were ranked as the top 10। तो top 10 में हमारे कंट्री के 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ है। एंड इन द ओवरऑल कैटेगरी बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। और लेकिन इस बार जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही पीछे रह गई। एंड द टॉप 3 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ वर, तो टॉप 3 रैंक यूनिवर्सिटीज़ में है आपका IISc, JNU एंड BHU। तो ये टॉप जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें है। इसके अलावा टॉप रैंक 3 कॉलेजेस, तो टॉप रैंक 3 कॉलेजेस में आपका है मिरांडा हाउस, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन एंड हिंदू कॉलेज। और ये तीनों ही कॉलेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार टॉप 10 की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई है। नाउ व्हाट इज NIRF? तो NIRF क्या है जो हर साल इस लिस्ट को प्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है। सो द NIRF मीन्स द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय MHRD एंड लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन 29 September 2015, and this framework outlines a methodology to rank institute across the country। and the methodology यानी जिस methodology के हिसाब से रैंक की जाती है इंस्टीट्यूट्स, जितने भी
भी इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, तो उन सब के लिए एक कोर कमिटी बनाई जाती है। कोर कमिटी सेटअप बाय होम, बाय MHRD, और वो जो है डिफरेंट पैरामीटर्स पर काम करती है कि कौन कौन से पैरामीटर्स को उन्हें देखना है, जिस पर हम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को कैटेगराइज करेंगे और उन्हें टॉप 10 की लिस्ट में और डिफरेंट लिस्ट में उन्हें शामिल करेंगे। सो द पैरामीटर्स है दैट इज नंबर 1 द टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, सेकेंड इज रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, थर्ड पैरामीटर है ग्रेजुएशन आउटकम्स, एंड फोर्थ पैरामीटर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड द फिफ्थ पैरामीटर है आपका परसेप्शन। एंड दिस ईयर 3771 जो है इंस्टीट्यूशंस को रजिस्टर्ड किए गए थे इस पर्टिकुलर लिस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, रिलीज करने के लिए, लेकिन इन सब में जो है सबसे टॉप पोजीशन जाता है IIT मद्रास को। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, राइट टू रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, which judge of the Supreme Court observed this and why? तो ये रिसेंटली एक्चुअली 11 जून को ये ऑब्जर्वेंस, ये स्टेटमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के एक जज के द्वारा। तो ये क्यों आया, आइए इसे डिस्कस करते हैं। So right to reservation is not a fundamental right. This was observed by Supreme Court Judge Justice L. नागेश्वर राव। तो जस्टिस L. नागेश्वर राव ने इस पर अपना जजमेंट दिया कि फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या फंडामेंटल राइट नहीं है? रिजर्वेशन जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। क्यों नहीं है, आइए इसे हम डिस्कस करते हैं। So the parties from Tamil Nadu accused the center of violating the rights of the people of Tamil Nadu to have a fair education by not implementing the 50% quota of the backward classes and most backward classes, which is popularly known as the OBCs, for the all India quota seats in the medicines and dental science courses, so both undergraduate and postgraduate level, so offered this by institution within Tamil Nadu। तो तमिलनाडु के पार्टीज ने ये यहाँ पर पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना था कि सेंट्रल वायलेट कर रही है तमिलनाडु के लोगों का रिजर्वेशन का राइट, एंड दे अकॉर्डिंग टू देम दिस इज रिजर्वेशन इज द फंडामेंटल राइट्स, और ये उन लोगों को मिलना चाहिए और उनका राइट टू एजुकेशन को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस कोटा को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ जस्टिस राव ने ये कहा कि दैट दे हैव फाइल्ड रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32, एंड आर्टिकल 32 डील्स विद व्हाट? आर्टिकल 32 डील्स विद एक्चुअली इट इज actually for the protection of the fundamental rights, and the petition whatever is going to be filed under article 32 is must for the violation of fundamental right, but according to Justice Rao and on the correct sense that reservation is not the part of the fundamental right. So that's why he said to the parties from the Tamil Nadu that this is not the part of the fundamental right. So that's why right to reservation is not a fundamental right, and article 32 जो है and the case which is filed under article 32 is fully wrong. So that's why he said that this is wrong, and that's why they have to move either in the Madras court. तो उनको मद्रास कोर्ट में मूव कर जाना चाहिए क्योंकि ये उनका एकदम गलत पिटीशन फाइल किया गया है। Now the third question, which medical research institute in India recently released the result of the first sero survey on COVID-19 spread? किस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इंडिया में रिसेंटली सेरो सर्वे के ऊपर सेरो सर्वे टेस्ट कंडक्ट किया था ऑन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, और उन्होंने कौन सा रिपोर्ट जो है रिलीज किया, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो सेरो सर्वे इज कंडक्टेड बाय हुम, इट वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड दिस रिसर्च इज प्रोड्यूस्ड बाय देम, रिलीज बाय देम ऑन 11 जून 2020, एंड दिस इज द फर्स्ट सेरो सर्वे ऑन कोविड-19 स्प्रेड। ये इंडिया में सबसे पहला सेरो सर्वे किया गया ऑन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो सबसे पहले हम ये जाने मीनिंग अबाउट व्हाट इज सेरो सर्वे। सेरो सर्वे क्या है? तो सेरो इज एक्चुअली रिलेटेड विद सेरम। सेरो किससे रिलेटेड है? सेरो सेरम से रिलेटेड है। और सेरो सर्वे क्या है? तो सेरो सर्वे इज एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ ब्लड। ये क्या है? टेस्ट है। किस चीज का? ब्लड का टेस्ट किया जाता है, ब्लड सेरम का टेस्ट किया जाता है। किन से किया जाता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर के एक ग्रुप ले लिया जाता है, टारगेटेड ग्रुप लिया जाता है, और उन पर जो है ये टेस्ट किया जाता है। टारगेटेड ग्रुप ऑफ पीपल, उन पर जो है सेरो सर्वे टेस्ट की जाती है, और इसमें जो है चेक किया जाता है कि इसमें
कितने परसेंट जो है कंडीशन जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं रिलेटेड विद द पर्टिकुलर डिजीज। तो ये टेस्ट किया जाता है, सीरम बेस्ड टेस्ट होती है। तो इस टेस्ट को कंडक्ट किया हमारे देश के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। तो अब उन्होंने क्या रिपोर्ट रिलीज किया, आइए उससे जानते हैं। सो द रिपोर्ट इट स्टेटेड दैट द अर्बन स्लम पॉपुलेशन, इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि सबसे ज्यादा जो खतरा किसे है, सबसे ज्यादा कोविड-19 के स्प्रेड को लेकर खतरा है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, दैट इज द अर्बन स्लम पॉपुलेशन फॉलोड बाय अर्बन सेटलमेंट। एंड द ICMR asserted that the country is not in the community transmission phase, और ICMR ने ये भी असर्ट किया कि अभी तक हमारे कंट्री में कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज पर हम एंटर नहीं किए हैं। और ये जाने कि ये स्टडी जो है, ये सर्वे कितने डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया। सो दिस स्टडी कंडक्टेड इन 83 डिस्ट्रिक्ट कवरिंग 28,595 हाउसहोल्ड एंड 26,400 इंडिविजुअल्स बाय द ICMR along with other agencies in May. And the most important news related with COVID-19 in India is that India on 11 June overtook the United Kingdom to become the country with the 4th highest incidence on COVID-19। यानी इंडिया जो है, जब मैंने अपना ट्यूसडे का बाई वीकली सीरीज रिलीज किया था, पब्लिश किया था, तब तक इंडिया जो है 5th पोजीशन में थी। लेकिन अब जो है इंडिया जो है इस 5th पोजीशन से निकलकर वो चली गई है 4th पोजीशन पर पहुंच गई है। और उसने किसको बीट कर दिया है, यूनाइटेड किंगडम को के जो है कोविड-19 के पेशेंट्स की जो पॉपुलेशन है उनको भी बीट करके इंडिया जो है 4th पोजीशन पर पहुंच गई है। तो जो कि इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो हमें इसे किसी भी तरह से मेंटेन करना है, इसे रोकने की कोशिश करनी है। इम्पॉर्टेंट डे एंड डेट्स में 12 जून 2020 और आज के दिन जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में जो मनाया जाता है। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जिसमें यह कोशिश की जाती है कि बच्चों को लेकर जो लेबर है, स्टॉप चाइल्ड लेबर, बच्चों को किसी भी हजार्डस जॉब में काम ना करना पड़े और उनके लिए जो बेटर अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए एजुकेशन, ये सब कुछ प्रोवाइड कराया जाए। तो आइए जानते हैं डिटेल में अबाउट वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज लॉन्च बाय whom? इट इज लॉन्च बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज ILO। कब लॉन्च किया गया? 2002 में, टू फोकस अटेंशन ऑन द ग्लोबल एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड लेबर एंड द एक्शन एंड एफर्ट्स नीडेड टू एलिमिनेट इट। And each year 12 June जो है the World Day brings together governments, employers, workers organizations, civil society as well as millions of people from around the world to highlight the plight of child laborers and what can be done to help them। यानी हर साल 12 जून को इस वर्ल्ड डे के दिन जो है पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट्स अपने अपने देश में किस तरह से चाइल्ड लेबर को खत्म किया जाए, चाइल्ड्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, जिनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स है, जो स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनको काम करने के लिए मजबूरी होती है, तो इन सभी के लिए कैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है इन मुद्दों पर बात की जाती है और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की जाती है। और इस साल ड्यू टू कोविड-19 हेल्थ एपिडेमिक, ये जो है बहुत ही क्रूशियल पीरियड है, जिस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्ल्ड के अपनी नौकरी खो रहे हैं, उनका इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रहा है और इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट जो है बच्चों के ऊपर में हो रहा है। तो इसलिए आज के दिन जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात कही है कि सबसे ज़्यादा इस बार बच्चों के प्रोटेक्शंस के ऊपर में देने की ज़रूरत है, बच्चे को चाइल्ड लेबर से बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से भी जूझ रही है और साथ ही साथ लेबर मार्केट भी बहुत ही शॉक्ड कंडीशन में है और लोगों के लाइफ्स और लाइवलीहुड पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो रहा है। एंड दिस ईयर दिस World Day Against Child Labor is actually conducting as a virtual campaign and is being organized jointly by the Global March Against Child Labor। तो इस साल इसे jointly किसके साथ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? The Global March Against Child Labor and the International Partnership for Cooperation on Child Labor in Agriculture। तो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को इस साल जो है कैंपेन के रूप में जोड़ा गया है और पूरे वर्ल्ड लेवल में इसकी वर्चुअल कैंपेन की जा रही है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज द ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड व्हाट इज द इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर। So the Global March Against Child Labor is actually a worldwide network of worldwide network of trade union, teachers, civil society organization and that work together towards the
शेयर डेवलपमेंट गोल्स ऑफ एलिमिनेटिंग एंड प्रिवेंटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, जो हर तरह के चाइल्ड लेबर को रोकने की कोशिश करते हैं, स्लेवरी को खत्म करने की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को खत्म करने की। तो इन सारी चीजों के लिए ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है वो काम करती है। और इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें ट्रेड यूनियन नेटवर्क शामिल है, टीचर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे मिलकर के एक साथ काम करते हैं। तो ऑन द अदर हैंड द इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर is also a global initiative bringing together ILO, IFAD, CGIAR and IUF since 2007. So 2007 से इन्होंने इतने सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स और एजेंसीज को एक साथ किया है कि किस तरह से बच्चों को लेकर काम किया जाए, चाइल्ड लेबर को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए और पूरी तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश की जाए। सो इट वाज लॉन्च टू फॉस्टर द पार्टिसिपेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पर चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। और पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है एग्रीकल्चरल फील्ड में, एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। सो ऑलमोस्ट 1 in 10 ऑफ ऑल चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड आर इन चाइल्ड लेबर। ये सबसे दुख की बात है कि ऑलमोस्ट जो है 1 in 10 ऑफ ऑल चिल्ड्रन जो है वो चाइल्ड लेबर है। एंड वाइल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्ड लेबर हैज डिक्लाइंड बाय 92 मिलियन सिंस 2000, द रेट ऑफ रिडक्शन स्लोड बाय 2/3 इन रिसेंट ईयर। यानी 94 मिलियन जो है डिक्लाइन किया है नंबर चाइल्ड लेबर का, लेकिन दुख की बात यह है कि ये रिसेंट ईयर्स में ये फिर से स्लो हो गया। एंड टारगेट 8.7 ऑफ द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉल्स फॉर एन एंड टू चाइल्ड लेबर इन ऑल इट्स फॉर्म्स बाय 2025। तो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट जो है 8.7 ये कोशिश कर रही है कि 2025 तक पूरे वर्ल्ड से चाइल्ड लेबर को खत्म कर दिया जाए, because there are 152 million children between the ages of 5 to 17 were in child labor and almost half them, 73 million in hazardous child लेबर जॉब्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो 73 मिलियन जो है, आधे बच्चे जो हैजार्डस चाइल्ड लेबर जॉब में इन्वॉल्व हैं। तो इन सभी को रोकना, और इंडिया में भी फंडामेंटल राइट्स में ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 24 में कि किसी भी तरह के चाइल्ड लेबर को बैन किया जाए, बच्चे को किसी भी हैजार्डस जॉब में, फैक्ट्री में काम ना किया जाए और बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए ताकि बच्चे जो है जॉब में ना जाए बल्कि अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करे, लिटरेट बने, एजुकेट बने, और ताकि वो अपने इकोनॉमिक स्टेटस को भी ठीक कर पाए। Now the last question, which two Indian women has been named among 100 greatest women of the year list by Time magazine? तो Time magazine के द्वारा कौन से दो इंडियन वुमेन का नाम 100 greatest women of the year लिस्ट में शामिल किया गया? You have some options for this, that is option A Sushma Swaraj and Sonia Gandhi, option B Indira Gandhi and Nirmala Sitharaman, option C Indira Gandhi and Amrit Kaur, and option D Sonia Gandhi and Nirmala Sitharaman। तो इनमें से कौन से करेक्ट आंसर है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इंदिरा गांधी एंड अमृत कौर। तो अमृत कौर, she is also known as Rajkumari Amrit Kaur, and she played a very vital role in the independence movement of India, and she became the first woman to join the cabinet, and she was also the first health minister of India, and she founded the Indian Council for Child Welfare. On the other hand, Indira Gandhi, she was the daughter of first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, and she herself was first female women Prime Minister of India, and she played a very vital role in the liberation struggle of Bangladesh in 1971, and she also played a very vital role in the implementation of the Green Revolution in India. तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने डिस्कशन किया। तो ऐसे ही 5 न्यू टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।